गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितना विशाल था। वहाँ पर नगर योजना, मोहनजोदड़ो एक नगर था पुराने के टाइम में, मतलब 3000 साल वर्ष पूर्व का नगर की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। आपने अगर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा तो ये आइए मोहनजोदड़ो, उसको देखेंगे तो आप उससे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी ने, मतलब जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ऐसे तो ये बहुत पुराना था, मगर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, मतलब इस शहर को ढूंढा था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मतलब जो इसका शब्द का अर्थ निकलता है मोहनजोदड़ो का, तो उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और हम बात करते हैं कि यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के सिंधु नदी पर स्थित है। पाकिस्तान का लरकाना, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये पाकिस्तान का एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पड़ता है, ये सिंधु नदी के किनारे पर। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल, मतलब ये कितने में फैला था, तो ये 125 हेक्टेयर में फैला था। 125 हेक्टेयर का मतलब होता है 1 लाख, मतलब 125 लाख वर्ग किलोमीटर, इतने के क्षेत्र में ये फैला हुआ था। और जो इसकी मोहनजोदड़ो से यहाँ पे हमारा हड़प्पा था, ये रावी नदी है और ये सिंधु नदी है। तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी लगभग 483 किलोमीटर की थी, मतलब 483 किलोमीटर ये आपस से दूर थे। ये हड़प्पा है, यहाँ मोहनजोदड़ो है। अब बात करते हैं कि जो इसमें जो हमारे को महत्वपूर्ण मिले हैं वो दुर्ग मिले हैं। जैसे ये हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो का नगर था, तो दुर्गों से हमारा अभिप्राय से होता है जो मतलब थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। ये थोड़े ऊंचे होते थे, मतलब यहाँ पे भी एक शहर होता था और निचला शहर होता था। जो ऊपर के दुर्ग में वो ज़्यादातर के राजा, मतलब ऊंचे ऊंचे सिपाही, जो वहाँ पे काम करने वाले ऊंचे ऊंचे पदों पर अमीर अमीर होते थे, वो ऊपर रहते थे। और इन दुर्ग के चारों ओर से दीवार दी जाती थी ताकि सुरक्षा के लिए दी जाती थी। और निचले भी एक शहर होता था, मगर यहाँ पर जो निम्न लोग रहते थे वो निवास करते थे। है कि यहाँ के भवन कैसे थे। यहाँ के जो भवन थे वे पक्की ईंटों से बनाए गए थे, मतलब इन ईंटों को जो है भट्टी पे पहले जो भवन, मतलब वहाँ पे जो भवन बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, उनको कैसे बनाया जाता था। उनको बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल भी हम देखते हैं, मगर ज़्यादातर के घर गांव में जैसे झाड़ी से हो गए, लकड़ी से हो गए, बनाए जाते, पत्थरों से बनाए। मगर उस टाइम इतना डेवलप हो गया था कि वहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वे भी पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। इन ईंटों को बढ़िया ही भट्टी में मतलब सुखाया जाता था, फिर इनको सुखाया जाता था, फिर उसके बाद इन ईंटों से घर बनाए जाते थे। ये घर इतने पक्के थे कि इनकी नींव जो है वो गहरी होती थी, मतलब जो ये नींव गहरी होने का मतलब है कि इनको मतलब ज़्यादा मजबूत बनाया गया था। और ये घर सारे खुले खुले होते थे। मतलब जो मोहनजोदड़ो में है वो ज़्यादातर के, मतलब उनको पता था कि घर में शांति होनी चाहिए, इसलिए वे अपने अपने जो घर का दरवाज़ा होता था वो गली की साइड से रखते थे, ना कि सड़क की साइड से। और जो इनके घरों में है वो रसोई, शौचालय और स्नानागार का भी पूरा प्रबंध होता था। और जो इनसे रसोई, शौचालय और स्नानागार से जो अ, अवशिष्ट पानी या फिर कुछ भी जो खराब पदार्थ निकलते थे, पानी निकलता था जो गंदा पानी होता था, उनके लिए नालियों की व्यवस्था की गई होती थी। वहाँ की नालियाँ बहुत पक्की होती थी, वे भी ज़्यादातर के पक्की ईंटों से ही बनाई जाती थी। और तो और इनके जो घरों में है वे पानी के लिए, मतलब पानी लाने के लिए, या फिर सारे के घर में लगभग एक एक कुआं तो होता ही था। जब पूरी खोज की गई तो पूरे मोहनजोदड़ो में हमें 700 कुएं प्राप्त हुए, वो भी केवल मोहनजोदड़ो ही में। भवन के बाद आता है यहाँ का स्नानागार कैसा था। यहाँ पे जो मतलब स्नानागार का मतलब जैसे आजकल के टाइम में स्विमिंग पूल होते हैं, तो वैसे ही 5000 वर्ष पूर्व भी इन्होंने एक ऐसा नहाना करने के लिए स्विमिंग पूल टाइप, उसको हम स्नानागार कहते हैं, वो बनाया था। इतिहासकार बड़े हैरान हो गए थे कि इतना बड़ा मतलब जो स्नानागार है उन्होंने बनाया, तो बनाया कैसे। क्योंकि जो ये स्नानागार था इसकी लंबाई 180 फुट थी और चौड़ाई 108 फुट थी। 180 फुट लंबाई थी और चौड़ाई 108 फुट थी, देख सकते हैं आप। और जो इसके मतलब सेंटर में पार्ट होता था, मतलब जो सेंटर से होता था, तो 29 फुट लंबा होता था और 23 फुट चौड़ा होता था और 8 फुट गहरा होता था। और जो ये बनाए जाते थे स्विमिंग पूल, तो ये पूरे पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। इसमें जो उत्तर और दक्षिण
उत्तर और दक्षिण की छोर होते थे, जो उसमें से प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जैसे यहाँ से एंटर हो गए और यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। और जो इनके जो आसपास जो ऊपर का फर्श होता था वो भी सीमेंट, मतलब फर्श या बरामदा होता था वो भी सीमेंट का बनाया जाता था, बढ़िया पक्का होता था मतलब वो भी। और जो तो और यहाँ पे साइड में क्या होता था, इसके लिए एक नाली टाइप बना देते, जैसे यहाँ पे नाली बना दी तो इधर से जो गंदा पानी है वो इधर का गंदा पानी है वो नालियों में चले जाएगा। और तो यहाँ तक है कि जो इसमें पानी आता था वो कुएं से, मतलब इसके पास ही एक ऐसा कुआं बनाया होता था जहाँ से इधर पानी डालते थे और जो गंदा पानी होता था वो नालियों के थ्रू बाहर फेंक देते थे। अब बात करते हैं कि बरामदे के निचले 2 मंजिल कमरे होते थे, जो इस बीए बरामदे होते थे, इसके नीचे 2-2 मंजिल तक कमरे भी होते थे। ये शायद स्नानागार अलग अलग कारण से बनाए जाते होंगे, मगर कुछ लोग बोलते थे कि ये पूजा के लिए होते थे, कुछ बोलते थे कि मौज मस्ती के लिए होते थे, ऐसा इतिहासकारों का मतभेद है। हमें वहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ। अन्नागार होता था जहाँ पे मतलब भोजन के भंडार होते थे, तो हमारे को भोजन सुरक्षित रखने के लिए होते थे, और ये भी बहुत विशाल होते थे। इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद राजकोष बोल सकते हैं। इतिहासकार ने तो इसे राजकोष का नाम दिया है, क्योंकि शायद राजा ये अपना भोजन वगैरह वहाँ पे रखते थे, फिर प्रजा को बांटते थे, मतलब गोदाम होते थे, बहुत बड़े बड़े कमरे टाइप होते थे, बड़े बड़े कमरे, फिर उसमें भोजन को सुरक्षित रखते थे ताकि आने वाले टाइम में हम भोजन को इस्तेमाल कर सके। फिर आती है बात इनकी सड़कों की। इनकी सड़कें कैसी बनाई होती थी? इनकी सड़कें मतलब रोशनी के लिए साइड में पूरा प्रबंध होता था, मशाले वगैरह साइड में चारों ओर। और ये जो सड़कें होती थी 10 मीटर चौड़ी होती थी, 10 मीटर चौड़ी, मतलब 2-2 3-3 बैलगाड़ियाँ एक साथ जा सकती थी। और जो इसमें सफाई का भी विशेष ध्यान होता था। इसको इतिहासकार राजपथ बोलते थे कि ये राजा के द्वारा बनाया गया पथ है जो इसमें आने। और यहाँ तक कि इसमें शायद जो इतिहासकार कहते हैं कि इसमें हमारे को वो भी मिले थे, चूड़ी वगैरह मटकी फटने वाले कण भी मिले थे, जिससे कि शायद ये उस टाइम इसको पक्की बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये थी तो कच्ची, मगर इसके जो बढ़िया थी बनी हुई है। अब बात करते हैं कि वहाँ पे नालियाँ कैसी थी, मतलब नालियाँ जो गंदे पानी के निकास के लिए होती थी। हर घर से एक एक नाली होती थी जो सड़क में मिलती थी, और सड़क के जैसे यहाँ सड़क थी तो यहाँ पे इनकी नालियाँ होती थी इधर से। तो ये जो घर से यहाँ पे घर होता था उनका, तो घर से नालियों में आता था गंदा पानी, इधर से घर से नालियों में आता था। तो ये नालियाँ इधर से उन गंदे पानी को साइड से लेते हुए कहीं खंडहर में फेंक देती थी। प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ होती थी, मतलब छोटी छोटी बड़ी बड़ी नालियाँ होती थी। और ये नालियाँ भी ईंटों से बनाई जाती, मतलब इसको भी पक्का किया गया था, ईंटों से बनाई गई थी। और इसमें किसी को कूड़ा डालने का भी हक नहीं था, मतलब कूड़ा वगैरह इसमें नहीं डालती, इसमें केवल गंदा पानी ही डालते थे। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली आने वाली वीडियो शायद मगध महाजनपद और मगध के ऊपर होगी, बिंदुसार मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इसके बारे में होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।